हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के लिए पेपर 1 में लर्निंग के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में ही चर्चा करूँगी। अभी तक हमने इस थ्योरी के बारे में जाना कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसे कहते हैं या इसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं होती हैं। परंतु क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की पूरी तरह से व्याख्या तब तक अधूरी है जब तक कि उसके मुख्य तथ्यों के बारे में नहीं बताया जाए। तो आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत जो उसके मुख्य तथ्य हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इस थ्योरी के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है, मुख्य तत्व आता है, वो है उत्तेजन का नियम। इस नियम से यह पता चलता है कि यदि तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस को अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ बार बार उपस्थित किया जाता है, तो ऐसी अवस्था में कंडीशनल स्टिमुलस प्राणी में एक समान उत्तेजन पैदा करना प्रारंभ कर देता है। या इसे ये कह सकते हैं कि कंडीशनल स्टिमुलस प्राणी को उस हद तक उत्तेजित कर देता है कि अनुबंधित अनुक्रिया करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है आंतरिक अवरोध का नियम। पैलवल ने यह देखने के लिए कि जब घंटी मतलब कि तटस्थ उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन नहीं दिया जाता तो क्या होता है, इस विशेष नियम का प्रतिपादन किया। उनका प्रेक्षण यह था कि ऐसी परिस्थिति में प्राणी धीरे धीरे उस कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया करना बंद कर देता है, या यूं कहें कि सीखी गई अनुक्रिया का विलोपन होने लगता है। पैलवल के अनुसार ऐसा होने का कारण यह है कि उस परिस्थिति में यानी कि घंटी बजने के बाद भोजन नहीं दिए जाने की परिस्थिति में प्राणी में एक विशेष तरह की स्मृति उत्पन्न होती है जो प्राणी को सीखी गई अनुक्रिया करने से रोकता है। अतः प्राणी सीखी गई अनुक्रिया को भूल तो नहीं जाता बल्कि जानबूझकर नहीं करता है। इसको ही क्या कहेंगे, आंतरिक अवरोध का नियम। तीसरा पॉइंट है बाह्य अवरोध का नियम। बाह्य अवरोध को परिभाषित करते हुए हाउस्टन ने कहा, जब सीखने के दौरान कोई नया उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक के साथ दिया जाता है तो इससे सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इस तरह के अवरोध को बाह्य अवरोध कहा जाता है। पैलवल ने बतलाया कि जब प्राणी तटस्थ उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक को एक दूसरे से संबंधित करना सीखता है तो उस समय अगर कोई बाह्य उद्दीपक जैसे कि रोशनी की उपस्थिति करके तटस्थ उद्दीपक दिया जाता है तो वैसी परिस्थिति में सीखने की गति थोड़े समय के लिए अवरोध पैदा कर देती है। चूंकि इस तरह का अवरोध व्यक्ति में किसी बाह्य उद्दीपक के कारण होता है, अतः इसे पैलवल ने बाह्य अवरोध कहा, बाहरी रुकावट। चौथा था उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक का कालिक क्रम। पैलवल के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति को निर्धारित करता है वो है अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के बीच के जो समय होता है, अंतराल समय उसको। तो पैलवल ने अपने प्रयोग में स्पष्ट रूप से दिखलाया कि इन दोनों उद्दीपक के बीच अंतराल जैसे जैसे बढ़ते जाता है सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, कमजोर होती जाती है। यही बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बतलाया कि कंडीशनल स्टिमुलस तथा अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच समय अंतराल 5 सेकेंड होना चाहिए, 0.5 सेकेंड।
इससे कम या अधिक समय अंतराल रहने से अनुबंध का होना ठीक हो जाता है। गोडान ने बताया कि पशु शोध में कंडीशनल स्टिमुलस तथा अनकंडीशनल स्टिमुलस का आदर्श समय अंतराल 0.2 सेकेंड से 2 सेकेंड की अवधि होती है। अगर इससे लंबा अंतराल होता है तो पशु कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टिमुलस का एक संकेत उद्दीपक के रूप में नहीं ग्रहण कर पाता और तब अनुबंधन की प्रक्रिया क्या होती है, कमजोर हो जाती है। पेलवेल तथा उनके सहयोगी ने 4 तरह के कालिक क्रम पर अधिक बल डाला। पहला, समक्षणिक कालिक क्रम। इस तरह के क्रम में अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक को साथ साथ प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है और फिर एक ही साथ दोनों को हटा दिया जाता है। इस तरह के कालिक क्रम पर आधारित अनुबंध को समकालिक अनुबंध कहा जाता है। दूसरा है विलंबित कालिक क्रम। इस क्रम में अनुबंधित उद्दीपक जैसे घंटी के पहले ही बजा दिया जाता है, घंटी को पहले ही बजा दिया जाता है और तब तक लगातार बजता रहता है जब तक कि स्वाभाविक उद्दीपक प्राणी के सामने नहीं दिया जाता। कभी कभी तो तटस्थ उद्दीपक को भोजन देने के बाद भी उपस्थित रखा जाता है। इस तरह के क्रम पर आधारित अनुबंध को विलंबित अनुबंधन कहा जाता है। तीसरा है संकेत कालिक क्रम। इस तरह के अनुबंधित उद्दीपक जैसे कि घंटी को पहले प्राणी के सामने बजाया जाता है, फिर कुछ सेकंड तक बजने के बाद उसे हटा दिया जाता है। उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन दिया जाता है। चूंकि इस तरह के क्रम में अनुबंधित उद्दीपक पहले ही देकर हटा दिया जाता है, अतः प्राणी उस उद्दीपक द्वारा मन में छोड़े गए संकेत के प्रति अनुक्रिया करता है। फलतः इससे संकेत कालिक क्रम कहा जाता है तथा इस तरह के क्रम पर आधारित अनुबंध को संकेत अनुबंधन कहा जाता है, क्योंकि संकेत के तौर पर घंटी बजती है, उसके जब वो घंटी बजना बंद हो जाता है उसके कुछ समय बाद भोजन दिया जाता है, तो वो एक तरह से उसको संकेत दिया जा रहा है, इसलिए इसको संकेत कालिक क्रम कहेंगे। चौथा है पश्चगामी कालिक क्रम। यह जो कालिक क्रम है बाकी तीनों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन तीनों क्रमों में अनुबंधित उद्दीपक पहले दिया जाता है तथा भोजन बाद में आता है, परंतु इस क्रम में भोजन पहले आता है तथा अनुबंधित उद्दीपक बाद में दिया जाता है, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस बाद में आएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस पहले आएगा। इस तरह के क्रम पर आधारित अनुबंधन को पश्चगामी अनुबंधन कहा जाता है। विलंबित अनुबंधन तथा संकेत अनुबंधन अग्रगामी अनुबंधन के प्रकार हैं। इन सभी अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि विलंबित अनुबंधन में अनुबंधित अनुक्रिया होने का दर सबसे तीव्र होता है, जबकि समक्षणिक अनुबंधन तथा पश्चगामी अनुबंधन को अनुबंधित अनुक्रिया स्थापित करने का कम प्रभावी माना जाता है। तो इस पूरे ओवरऑल को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि विलंबित अनुबंधन जो है सबसे ज़्यादा बेटर है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।